वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। इस मॉड्यूल में अभी तक हमने बहुत सारी ज्योमेट्रिक बातें सीखी लाइंस के बारे में, पर सारे आर्ग्यूमेंट्स भी मूल रूप से ज्योमेट्रिक ही थे। आज के लेक्चर में हम एक एल्जेब्राइक टेक्निक सीखेंगे जो वास्तव में एल्जेब्राइक है, जिसमें ज्योमेट्री नहीं होगी, और इन माय ओपिनियन दैट इज द सोल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो जो टेक्निक है उसको मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म, और मतलब समझ में आएगा कि ये शब्द का मैंने प्रयोग क्यों किया है। ये कोई स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी नहीं है टू रेफर टू दिस टेक्निक, वो मैंने खुद ही बस इस लेक्चर के लिए बना लिया, मेरे ख्याल से उपयुक्त नाम है। तो एक सवाल के माध्यम से हम टेक्निक समझेंगे। आगे इस लेक्चर में बहुत बार हम इस टेक्निक को देखेंगे, पर शुरुआत करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स आर अलोंग दीज 4 लाइन्स, यहाँ पे जो बनी लिखी हुई हैं, और फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इस पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है और हम उस डायगोनल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो ओरिजिन से पास न हो रही हो। तो ये वाली डायगोनल ओरिजिन से पास हो रही है और ये वाली डायगोनल ओरिजिन से पास नहीं हो रही, हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं। अब एक तरीका तो ये करने का बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है कि हम ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। क्योंकि हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन पता है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इस लाइन की इक्वेशन हम तुरंत लिख सकते हैं। पर हम जो आर्ग्यूमेंट देखेंगे वो एक बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही अलग तरीके का होगा। ऑप्शंस पहले यहाँ दिखा देता हूँ, ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या है, ये इक्वेशन कंसिडर करें। ठीक है, ये कुछ अजीब सी इक्वेशन है। क्यों ऐसी इक्वेशन हमने लिखी वो बाद में समझ में आएगा, पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये इक्वेशन है क्या। ये जो टर्म है वो इस लाइन का डिफाइनिंग टर्म है, ये वाली लाइन का। ये जो टर्म है वो इस लाइन का डिफाइनिंग टर्म है, राइट। एंड सिमिलरली ये जो टर्म है वो इस लाइन का डिफाइनिंग टर्म है, और ये जो टर्म है वो इस लाइन का डिफाइनिंग टर्म है। तो हमने इन दोनों लाइंस के डिफाइनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों लाइंस के डिफाइनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्यों किया ऐसा वो बाद में समझेंगे, अभी हमने कुछ किया। तो ये कुछ है, दिस इज सम लोकस, देयर इज सम सेट ऑफ पॉइंट्स x, y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कोई सबसेट है कार्टेशियन प्लेन का। अब बात ये है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस फॉर्म का आ जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ये दोनों के दोनों 0 नहीं होंगे। और ये आप जस्ट प्योर कंप्यूटेशन से देख सकते हैं, पर मैं एक्स स्क्वायर का दिखा देता हूँ, टर्म 0 है। यहाँ से अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट आ रहा है, नेमली 6। 3 टाइम्स 2, 3 और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। और सेम कोएफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गायब हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर टर्म मिलेगा नहीं। उसी तरीके से वाई स्क्वायर टर्म नहीं मिलेगा और एक्स वाई का भी टर्म नहीं मिलेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो एक्स का कोएफिशिएंट है मेरे ख्याल से वो नॉन ज़ीरो आता है यहाँ से। इधर से तो एक्स का कुछ भी कोएफिशिएंट आएगा नहीं, जो आएगा सब यहाँ से आएगा। और वो कैसे आएगा, 2x टाइम्स -3 से और 3x टाइम्स -5 से, और ये मिलकर के 0 नहीं है। तो x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। दूसरी बात कि जो भी पॉइंट्स x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस ही सेम है। तो ये जो भी लोकस है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म। इसका जो फॉर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से मैच हो रहा है। और इस वजह से हमें पता है जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो एक लाइन पर हैं, दैट इज एग्जैक्टली अ लाइन। अब वो कौन सी लाइन है, क्लेम है कि वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है। और ये चेक करने के लिए हमें बस इतना ही चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों पॉइंट्स पर वैनिश हो जाता है, 0 दे देता है। तो अगर ये पॉइंट लें और यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, इस लाइन पर ये पॉइंट है
तो इस एक्सप्रेशन को वो पॉइंट ज़ीरो बना देगा, यानी ये ज़ीरो है और देयरफॉर दिस पार्ट इज़ गॉन अगर उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करें। और इसको भी वो पॉइंट ज़ीरो बना रहा है क्योंकि उस लाइन पर भी ये पॉइंट है, तो वो इस चीज़ को भी ज़ीरो बना रहा है। तो ये पॉइंट इन दोनों ही टर्म्स को ज़ीरो बना रहा है। ये जो पॉइंट है वो उस पहले टर्म को भी ज़ीरो बना रहा है और दूसरे टर्म को भी ज़ीरो बना रहा है। और इस वजह से ये चीज़ जो भी लोकस है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। हमें पता है वो लोकस स्ट्रेट लाइन है, पर एक बार के लिए ये जो भी कुछ अजीब सी चीज़ है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। सिमिलरली वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो x + 3y = 0 की वजह से ये वाला पॉइंट, ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा जब ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये इस लाइन की वजह से ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा जब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस लोकस पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। पर हमको ये भी पता है कि ये लोकस है एक लाइन, अभी हमने आर्ग्यू किया। सो दैट्स इट। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो ऑप्शन मैच हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें नहीं निकालने पड़े ये दोनों पॉइंट्स, हमें नहीं फिर उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म करना पड़ा। ये वास्तव में एक अलजेब्राइक आर्ग्यूमेंट है, कोई ज्योमेट्री हम यहाँ कर नहीं रहे हैं। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है और हमें समझना है ये बार बार हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी पढ़ेंगे उसमें ये बार बार आएगा, और ये अगर यूज़ करना नहीं सीखा तो कोई पॉइंट नहीं है। मतलब ठीक है, ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स हमें करने चाहिए, पर ये नहीं सीखा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सीखी। ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी क्या बोला जाए, छोटा सा एक्सप्लोरेशन हम करेंगे। कुछ सवाल मैं देते जाऊंगा, आपको करने हैं एक्सरसाइज के तौर पर, उससे कुछ बात समझ में आएगी और फिर हम एक जनरल थ्योरम लिखेंगे। तो हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक लाइन ये है जो यहाँ बनी हुई है और दूसरी लाइन ये जो यहाँ बनी हुई है। दोनों के नाम है L1 L2। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे भी, फिगर में भी, दिस इज़ L1 एंड दिस इज़ L2। ओके, अब ये प्लॉट करिए, जो भी लोकस है उसे प्लॉट करें। पर फिर वही बात, आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म, ये एक लाइन का ही लोकस है। ये हम देख पा रहे हैं कि दिस इज़ ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, जिसमें कि फिर से ये दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी है, इसको प्लॉट करें, खुद से इसको करें, देखें क्या मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए कि ये जो भी लाइन है वो इस पॉइंट से पास होगी, क्योंकि ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, वो निश्चित रूप से दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भी ज़ीरो बना देगा, इसको भी ज़ीरो बना देगा। तो ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है, और अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये मिल जाएगी। ये जो लाल रंग में लाइन है, कलर कोडेड है सब कुछ, ये लाल रंग की इक्वेशन, ये लाल रंग की लाइन, ये लाइन मिलेगी। अब दूसरा प्रश्न कि इसको प्लॉट करें, और सेम चीज़, ये जो भी लाइन है ये फिर से एक लाइन है, ax + by + c = 0 के फॉर्म की है, और इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, सेम लॉजिक की वजह से। और इसको प्लॉट करेंगे तो ये नीले रंग वाली लाइन मिल जाएगी। और फिर वैसे ही एक और प्रश्न है कि इसको प्लॉट करें, और ये भी एक लाइन ही बनेगी जो इस पॉइंट से पास होती है, और उसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये मिलेगा। तो हमें बहुत सारी लाइंस मिलती जा रही हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, और इससे फिर एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये करके यहाँ पे एक पैरामीटर डाल के, बस हमने ये नंबर ही तो बदला है पूरी प्रक्रिया में, क्या यहाँ पे एक पैरामीटर बदल के हम इस पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं? नेचुरल क्वेश्चन है। जैसे अगर L1 लिखना हो, L1 इज़ दिस, कहाँ गया वो, गायब ही हो गया, दिस इज़ L1। अगर L1 ही लिखना होता तो बस यहाँ पे 0 लिख देते, तो ये इक्वेशन L1 की इक्वेशन होती। ठीक है, और हम देख रहे हैं अलग अलग लाइंस मिलती जा रही हैं, तो हम बस ये पूछ रहे हैं कि क्या लैम्डा को अगर हम रियल नंबर्स पे वेरी करें तो जो सारी लाइंस मिलेंगी, क्या वो सारी ही लाइंस मिल जाएंगी जो 2,1 से पास होती हैं, या कुछ मिस होगा? ये तो पक्का है कि इससे जो भी मिलेगा वो सब 2,1 से पास होने वाली लाइंस मिलेंगी। उसको चेक करने के लिए बस इतना ही चेक करना है कि जब भी हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे ax + by + c के फॉर्म में, तो a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। और वो बहुत ही सरल बात है, वो इसलिए है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें
ये जो एक्सप्रेशन है, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 1 + 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस -1 + 3 लैम्डा टाइम्स y प्लस समथिंग विच आई डोंट केयर। मैं बस ये कह रहा हूँ ये दोनों चीज़ें साथ में ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको ज़ीरो होने के लिए लैम्डा इज़ -½ और इसको ज़ीरो होने के लिए लैम्डा इज़ 1/3। तो निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें साथ में तो ज़ीरो नहीं है, तो हमेशा ही ये एक लाइन की ही इक्वेशन है, या लाइन का ही क्या बोला जाए। हाँ, तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम बस ये लिखना चाह रहे होते हैं, जहाँ पे यहाँ लैम्डा लिखा हुआ है ये एक शॉर्ट हैंड है। L1 + लैम्डा L2 जब लिखा है तो यही बात लिखी हुई है विद लैम्डा सिटिंग हियर, राइट। तो ये एक लाइन की ही डिफाइनिंग टर्म है। मे बी जब इसको = 0 लिखेंगे तब वो लाइन की इक्वेशन होगी, अभी तो बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये बात तो है कि ये हमेशा ही लाइन बनेगी इसको जब 0 लिखेंगे। मे बी इसमें 0 लिख ही देता हूँ, ये हमेशा ही एक लाइन है और हमेशा ही 2,1 से पास होगी, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होगी। क्या कोई ऐसी लाइन है 2,1 से पास होती हुई जो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती? तो ये जांचने के लिए हम बस ये देखेंगे कि कौन कौन से स्लोप्स हैं जो अचीव किए जा सकते हैं जैसे जैसे लैम्डा को हम रियल नंबर्स पर वेरी करेंगे। ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो ये कौन कौन से स्लोप्स के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है ये एक्सप्रेशन? तो ये एक्सप्रेशन इन्फिनिट भी हो सकता है। अगर लैम्डा को हम 1/3 रख दें तो इन्फिनिट हो जाएगा, यानी उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन मिलेगी, और लैम्डा को अगर -½ रख दें तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सोचेंगे तो कम से कम ये तो दिखना चाहिए कि इसका ये जो भी वैल्यू है वो L2 के स्लोप के बराबर कभी भी नहीं होगी। L2 का स्लोप क्या है? L2 का स्लोप है 1/3। नहीं, L2 का क्या स्लोप है? सॉरी, L2 का स्लोप है -2/3। क्या ये इक्वेशन कभी हो सकती है? इससे मिलेगा, ये मिलेगा -6 लैम्डा -6 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और इससे आएगा -3:2। तो दिस इक्वेशन कैन नेवर हैपन, राइट। तो इस लाइन का स्लोप कभी भी L2 के स्लोप के बराबर नहीं होगा, और इस वजह से ये लाइन कभी भी L2 के बराबर नहीं हो सकती। तो आंसर इसका नो है। आर ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू 1, 2 ऑफ द फॉर्म दिस? आंसर इज नो, क्योंकि L2 के बराबर तो ये कभी नहीं है। तो अब प्रश्न है कौन कौन सी लाइन मिस हो रही है। हमें पता है L2 तो मिस हो जा रही है, वो तो हम इस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्या और कोई लाइन मिस हो रही है? आंसर है नहीं, और कोई लाइन मिस नहीं हो रही है, क्योंकि इस रेशियो को यूज़ करके, अगर लैम्डा कोई भी रियल नंबर रखना अलाउड है, तो इस रेशियो को यूज़ करके हम बाकी सारे स्लोप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्लोप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लें हमें म्यू क्रिएट करना है, तो -1 + 2 लैम्डा अपॉन, सॉरी ये क्या लिखा है, दिस थिंग। कौन से ऐसे म्यू हैं जिनके बराबर ये है? हम देख चुके हैं म्यू इन्फिनिट किया जा सकता है। अगर लैम्डा को 1/3 रख दे तो म्यू इन्फिनिट किया जा सकता है। तो अब अभी हम बस यही पूछ रहे हैं कौन कौन से रियल नंबर्स म्यू हैं जिनके बराबर ये हो सकता है। हमें पता है ये -2/3 के बराबर नहीं हो सकता। क्या उसके अलावा जितने भी हैं उनके बराबर ये हो सकता है? देखते हैं कि लैम्डा क्या सॉल्व होके मिल जाता है। सो दिस वुड बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ, राइट, and that gives us तो हमें दिख रहा है कि कोई भी रियल नंबर म्यू हम ले लेते एक्सेप्ट वो रियल नंबर जो इसको 0 बना दे, तो हमें एक रियल लैम्डा मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लैम्डा को केवल रियल नंबर्स रख रहे थे। लैम्डा को इन्फिनिट रखने का ऐसे देखें तो कोई मतलब नहीं है, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर लैम्डा को भी हम केवल रियल नंबर्स पे वेरी कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि म्यू जब भी -2/3 से अलग है तो लैम्डा एक रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी स्लोप म्यू के बराबर किया जा सकता है।
तो सारी लाइंस जो L2 से अलग हैं और 2,1 से पास हो रही हैं वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए अब, ठीक है। ओके, और एक चीज़ और मैं भी यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या दो अलग अलग लैम्डा के लिए ये सेम लाइन बन सकती है? क्या ये हो सकता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल ज़ीरो और L1 प्लस म्यू L2 इक्वल ज़ीरो सेम ही लाइंस हों? क्या ये संभव है? तो इसका उत्तर होता है नहीं, ये संभव नहीं है। पर क्यों संभव नहीं है? बेसिकली अलग अलग लैम्डा के लिए ये वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग यही स्लोप है। जब एक बार लैम्डा फिक्स कर देते हैं तो स्लोप इस लाइन का यही है। हम बस ये कहना चाहते हैं अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग स्लोप मिलेगा। तो ये कैसे देखें? उसके लिए अगर ऐसा हो गया मान लें लैम्डा और म्यू ऐसे हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, यानी लाइंस के स्लोप बराबर हो गए, और ये तब और केवल तब होगा जब ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, एंड दैट हैपेंस इफ एंड ओनली इफ और इसमें पॉइंट ये है कि ये वाला टर्म कट गया, दिस गोज अवे, और ये -1 भी चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो लैम्डा और म्यू अगर अलग अलग हैं तो ये दोनों टर्म्स फिर बराबर नहीं हो सकते। तो दो अलग पैरामीटर्स के लिए हमें दो अलग लाइंस मिलेगी। तो पूरी बात को अगर समेटना हो तो लैम्डा जब ज़ीरो रखा तो L1 से शुरुआत हुई, दिस इज़ L1, और जैसे जैसे लैम्डा वेरी कर रहे हैं हमें अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी, पर L2 के बराबर हम कभी नहीं होंगे। L2 के बराबर होने के लिए आप ये कह सकते हैं लैम्डा को इन्फिनिट रखना पड़ेगा, क्योंकि तब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है कि ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि बोथ साइड इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो ये वाली डेड हो जाएगी। बोथ साइड इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये लिख के मिल जाएगा, इसका मतलब ये डेड हो गया, ये है ही नहीं, ये ज़ीरो है। तो उस केस में हमें L2 मिल रही है। तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी आप रखना चाहें कि चलो लैम्डा को हम इन्फिनिट भी रख सकते हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर वो फिर चीज़ें वहाँ गड़बड़ाने लगती हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो पूरी बात है इसको बस एक प्रॉपर थ्योरम के रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 जिनकी इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, और हम मान रहे हैं कि ये लाइंस नॉन पैरेलल हैं। तो उनका एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको P बोल दिया गया है, ठीक है। अब हर एक लैम्डा के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया, या ऐसा बोल लें कि L लैम्डा इज दिस लोकस, ठीक है। हर एक लैम्डा के लिए L लैम्डा इज दिस लोकस। हम कह रहे हैं कि हर एक लैम्डा के लिए L लैम्डा वास्तव में एक लाइन है जो P से पास हो रही है, P यानी अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो इसको पहले प्रूव करते हैं। तो L लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है वो है क्या? L लैम्डा इज नथिंग बट ये है L लैम्डा। तो ये लाइन की इक्वेशन कब नहीं है? दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो, राइट। तो ये कब लाइन की इक्वेशन नहीं है? तब जब ये दोनों के दिनों ज़ीरो हो जाएं। तो इफ L लैम्डा इज नॉट अ लाइन देन ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, ठीक है। और अगेन हमें याद रखना है लैम्डा एक रियल नंबर है। अब ये नोट करें, अगर ये ज़ीरो है किसी लैम्डा के लिए तो A2 ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A2 ज़ीरो होता तो A1 भी ज़ीरो होता, राइट। अगर A2 ज़ीरो है तो A1 भी ज़ीरो है, इसी इक्वेशन से दिख रहा है। पर फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और हम मान के ही चल रहे थे लाइंस नॉन पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर किसी लैम्डा के लिए ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो रहा है तो कम से कम उससे ये निश्चित हो गया कि A2 ज़ीरो नहीं है, और उसी लॉजिक से B2 भी ज़ीरो नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं तो ना A2 ज़ीरो है और ना B2 ज़ीरो है। और इन्हीं इक्वेशन से ये भी दिख रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू -A1/A2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -B1/B2।
which implies minus a1 by b1 equals minus a2 by b2। ठीक है, और यहाँ से फिर ये हो गया प्रूव कि L1 और L2 का स्लोप बराबर है। ये L1 का स्लोप है और ये L2 का स्लोप है। ठीक है, तो इससे फिर ये लाइंस नॉन पैरेलल रह ही नहीं जाएंगी एंड दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर ये जो एल लैम्डा है ये अगर लाइन नहीं है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि L1 और L2 पैरेलल हैं, पर वो तो हम मान के ही चल रहे हैं कि पैरेलल नहीं है। तो एल लैम्डा हमेशा ही एक लाइन है, और दूसरा वो P से पास हो रही है क्योंकि P इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी। ये आर्ग्यूमेंट हमने पिछले ही स्लाइड्स में देखा था, राइट। तो एल लैम्डा एक लाइन है, ये तो हमें पता है, और वो P से पास बस इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो हो जा रहा है P पर। सो दैट जस्टिफाइज द फर्स्ट वन। दूसरा, अगर लैम्डा और म्यू बराबर नहीं है तो एल लैम्डा और एल म्यू बराबर नहीं है, और इसको भी हमने पिछले स्लाइड में आर्ग्यू किया था, पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल में यहाँ जनरल में करना चाहते हैं। सो सपोज एल लैम्डा और एल म्यू बराबर हैं फॉर सम रियल नंबर्स लैम्डा एंड म्यू। हम शो करना चाहते हैं कि लैम्डा विल बी म्यू। सो वांट टू शो दैट कि लैम्डा और म्यू भी बराबर हो जाएंगे फिर, यानी कि एल लैम्डा और एल म्यू को बराबर करने का केवल एक ही तरीका है, वो ये कि लैम्डा और म्यू को बराबर रखें। अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग एल लैम्डाज मिलेंगे, बोलने का एक और तरीका है। अगर लैम्डा अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग लाइंस मिलेंगी। एल लैम्डा याद रखें एक लाइन है, एल लैम्डा ये लोकस है, एल लैम्डा इस एक्सप्रेशन को नहीं बोला जा रहा, ठीक है। एल लैम्डा एक लाइन है। तो हम शो करना चाहते हैं अगर एल लैम्डा और एल म्यू बराबर हैं तो लैम्डा और म्यू बराबर हैं। अगर एल लैम्डा और एल म्यू बराबर हैं तो कम से कम लाइंस का स्लोप बराबर है। सो दिस इंप्लाइज कि स्लोप ऑफ एल लैम्डा इक्वल स्लोप ऑफ एल म्यू, पर स्लोप ऑफ एल लैम्डा क्या है? स्लोप ऑफ एल लैम्डा इज, और ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। और यहाँ पे फिर आपको वो केसेस चेक करने चाहिए कि जब ये ज़ीरो हो रहा है तो क्या हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ें मैं थोड़ी सी इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे। जब ये ज़ीरो होगा तो फिर आप देखेंगे इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, और फिर उस केस में देन यू कैन आर्ग्यू। एनीवे, सो दिस एम्प्लाइज इन एनी केस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। और फिर वही बात, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, दैट गिव्स अस ये जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, राइट। a1 b2 म्यू, a1 b2 लैम्डा, a2 b1, हाँ फिर ये वाला माइनस साइन के साथ आएगा। वॉट एवर, यू कैन वेरीफाई दैट दिस इज द सेम एज दैट। अगर लैम्डा और म्यू बराबर नहीं है, हमें शो ही ये करना है कि लैम्डा और म्यू बराबर हैं। अगर लैम्डा और म्यू बराबर नहीं है तो उसका मतलब हो गया ये चीज़ ज़ीरो है, पर दैट विल गिव अस मतलब कि लाइंस आर पैरेलल। पर हम वो मान के चल रहे थे कि लाइंस पैरेलल नहीं है, L1 और L2 पैरेलल नहीं है। तो अलग अलग लैम्डाज के लिए अलग अलग एल लैम्डाज मिलेंगे। अगर लैम्डा और म्यू बराबर नहीं है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस मिल रही हैं वो भी बराबर नहीं है। ओके, एल लैम्डा कभी भी L2 के बराबर नहीं हो पाएगा किसी भी रियल नंबर लैम्डा के लिए। ये जो लाइन है ये L2 के बराबर नहीं हो पाएगी। तो उसको प्रूव करने के लिए, सो दिस इज़ प्रूफ ऑफ 1, दिस इज़ प्रूफ ऑफ 2, और यहाँ पे भी लेबल कर देता हूँ, दिस इज़ 1 2 3
तो अब हम 3 को प्रूव करने जा रहे हैं। स्पेशल केस में हम सब देख चुके हैं, तो ये सब बहुत अजीब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सो इफ़ एल लैम्डा इज इक्वल टू L2 फॉर सम लैम्डा, then slope of L lambda is equal to slope of L2, which gives us this equation. Okay, and therefore ठीक है, और फिर इससे मिलेगा कि A1 B2 equals A2 B1, which would mean lines are parallel, जैसा कि पहले देखा, राइट। तो यानी किसी भी लैम्डा के लिए L लैम्डा L2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाते तो L1 और L2 को पैरेलल होना पड़ता, पर वो पैरेलल नहीं है बाय चॉइस। ठीक है, सो दैट प्रूव्स 3। और लास्ट में L is a line passing through P and L is not equal to L2। हाँ, तो ये हम कह रहे हैं, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बस ये कह रहा है कि हर लाइन जो P से पास हो रही है और जो L2 के बराबर नहीं है, वो किसी ना किसी L लैम्डा के बराबर है। ठीक है, एक डायग्राम बना देना शायद अच्छा रहेगा। दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज द पॉइंट P। तो जो भी लाइंस P से पास हो रही हैं एक्सेप्ट फॉर दिस लाइन L2, वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो किसी ना किसी लैम्डा के लिए L लैम्डा के बराबर करी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो प्रूफ ऑफ 4, लेट S be arbitrary, ठीक है, ऐसे करते हैं। What is the slope of L lambda? Slope of L lambda is तो प्रश्न ये है कि ये किन किन नंबर्स के बराबर हो सकता है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड, ये किन किन नंबर्स के बराबर हो सकता है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये जो संख्या है, जब लैम्डा को रियल नंबर्स पे वेरी करेंगे तो ये स्लोप ऑफ L2 के अलावा हर चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस अस्यूम L2 इज़ नॉट वर्टिकल। वो केस आप अलग से बना लीजिएगा, जब L2 वर्टिकल है वो केस आप अलग से कर लीजिएगा। तो अगर L2 वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब B2 ज़ीरो नहीं है, दैट इज़ B2 इज़ नॉन ज़ीरो, राइट। L2 वर्टिकल नहीं है का क्या मतलब है, ये जो लाइन है वर्टिकल नहीं है, यानी इसका स्लोप इन्फिनिट नहीं है, यानी B2 ज़ीरो नहीं है। जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए केस बना रहा हूँ, वो आप अलग से वेरीफाई एनालाइज कर लीजिए। जब B2 ज़ीरो है उस केस में क्या होगा, वो केस ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो लेट्स सी ये कौन कौन से रियल नंबर्स के बराबर हो सकता है। तो हम ये जानते हैं ये कभी भी L2 के स्लोप के बराबर नहीं हो सकता, ये तो हम देख ही चुके हैं। दिस कैन नॉट एवर बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ L2। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, सो फिक्स म्यू इन रियल नंबर यूनियन इन्फिनिटी। क्या हम इन्फिनिटी अचीव कर सकते हैं? अगर लैम्डा को -B1/B2 रख दें तो ये जो संख्या ये इन्फिनिट हो जाएगी, यानी इन्फिनिट स्लोप हम अचीव कर सकते हैं। तो हम केवल अब उन म्यूज़ की बात करेंगे जो रियल हैं। सो अगर म्यू फिक्स कर दें, सो इज़ देयर अ लैम्डा, वेल म्यू फिक्स तो कर दिया, पर म्यू डिफरेंट फ्रॉम द स्लोप ऑफ L2। Question is there a lambda such that slope of L lambda is mu? ये क्यों कर रहे हैं समझना ज़रूरी है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हर लाइन जो P से पास हो रही है और जो L2 के बराबर नहीं है, वो किसी ना किसी L लैम्डा के बराबर है,
यानी किसी रियल नंबर लैम्डा के लिए एल लैम्डा के बराबर है। ठीक है, हमने अपनी सहूलियत के लिए, सहूलियत तो नहीं बोलना चाहिए पर जो भी है, हमने एक बार के लिए केस बना लिया कि L2 वर्टिकल नहीं है यानी B2 ज़ीरो नहीं है। तो वो देखते हुए हम सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्लोप है इसे हम इन्फिनिट तो बना ही सकते हैं, तो वर्टिकल लाइन तो कम से कम हमारे पास है ही। तो अब कौन से स्लोप्स बचे हैं जो हमें अचीव करने हैं? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट द स्लोप ऑफ L2, क्योंकि L2 के स्लोप के बराबर तो हम इसे कभी कर ही नहीं सकते, वो हम पहले ही जानते हैं। ठीक है, तो सारे रियल नंबर्स जो L2 के स्लोप के बराबर नहीं हैं, क्या वो सब के सब अचीव किए जा सकते हैं? तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या फिक्स्ड म्यू के लिए, जब हमने म्यू ऐसा फिक्स कर दिया, क्या कोई लैम्डा है जिसका स्लोप म्यू के बराबर है? अगर ऐसा लैम्डा है तो सारी ही लाइंस जो पी से पास हो रही हैं और जो L2 के बराबर नहीं है वो एल लैम्डा के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं फॉर सम रियल नंबर लैम्डा। ठीक है, सो is there such a lambda? So question is there a lambda such that is there a lambda satisfying this equation? And indeed there is, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल में किया था। तो एक बार जब म्यू ऐसा सेट कर दिया तो ये जो लैम्डा है, ये जो एक्सप्रेशन आया लैम्डा का, दिस इंडीड मेक्स द स्लोप ऑफ एल लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। नोट दैट दिस इज नॉन ज़ीरो, म्यू चूज ही ऐसा किया था कि ये नॉन ज़ीरो रहे। ठीक है, तो हर म्यू जो रियल है और जो इसके बराबर नहीं है वो किसी ना किसी लैम्डा के लिए स्लोप ऑफ एल लैम्डा के बराबर है। दूसरा, अगर म्यू इन्फिनिट भी हो गया, जहाँ पे हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि L2 वर्टिकल नहीं है, L2 का स्लोप इन्फिनिट नहीं है, अगर म्यू इन्फिनिट भी हो गया तो भी हम एक सूटेबल लैम्डा के लिए एल लैम्डा का स्लोप इन्फिनिट कर सकते हैं। तो सारी ही लाइंस जो पी से पास हो रही हैं और L2 के बराबर नहीं है वो किसी ना किसी एल लैम्डा के बराबर है। दिस वॉज अंडर दिस केस। आप अलग से केस बना लीजिए जब B2 ज़ीरो है, उसमें भी आप सेम कंक्लूजन पर आएंगे। तो ये चारों चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। बेहतर है कि इसको खुद से दोहराएं। जो मैंने लिखा है ठीक है वो सब, पर ये सारी चीज़ें खुद से करें, रुक करके दोबारा से स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ का एक कोट एंड कोट प्रोजेक्टिव फॉर्मुलेशन है जो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही थी पिछले वाले में कि L1 और L2 दो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, नॉन पैरेलल लाइंस थी, और ये L1 है ये L2 है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं इससे हम सारी लाइंस अचीव कर पा रहे हैं जो पी से पास हो रही हैं सिवाय L2 के। और उसी तरीके से अगर हम इस तरह की सारी लाइंस ले लें तो इसमें हम सारी लाइंस अचीव कर पाएंगे जो पी से पास हो रही हैं सिवाय L1 के। पर ये थोड़ा अजीब सा है कि ये एक लाइन छूट जा रही है। उस चीज़ को फिक्स करने के लिए सेम चीज़ को, अलग सेम बात को, जो बात पिछले स्लाइड में थी उसी बात को एक ऐसे ढंग से बोल सकते हैं कि ये जो एसिमेट्री आ रही है वो ना आए, और वो पूरा फॉर्मुलेशन यहाँ लिखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसे प्रूव करने में कोई समस्या नहीं आएगी, एकदम सरल है, पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब इलस्ट्रेशंस पर आते हैं। हमारे पास तीन लाइंस हैं L1 L2 L3 जिनकी इक्वेशंस लिखी हैं और वो ये ट्राइंगल बना रही हैं। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC पासिंग थ्रू B? क्या पूछा जा रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है B से अगर AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसकी इक्वेशन क्या है, बस ये पूछा जा रहा है। और फिर वही बात है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लें इनके इंटरसेक्शन के माध्यम से, बी क्या है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्लोप हमें पता है तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका भी स्लोप पता है। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फिर लाइन की इक्वेशन भी पता है। तो वो एक तरीका हुआ, पर इसको हम आज जो हमने सीखा आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म उससे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, सो
उतना मैं नहीं, मतलब ठीक है लिख ही देता हूँ, नोट दैट L3 and L2 are not perpendicular, राइट, क्योंकि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं है। और देयरफॉर जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम L1 प्लस लैम्डा L3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लेट L1 प्लस लैम्डा L3 equal to 0 be the line perpendicular to L2। B से पास होने वाली सारी ही लाइंस जो L3 से अलग हैं उन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और हमें कौन सी लाइन चाहिए, हमें वो चाहिए जो L2 के परपेंडिकुलर हो। तो मान लेते हैं लैम्डा ऐसा है कि ये लाइन L2 के परपेंडिकुलर बन जाएगी। हमें पता है ऐसा एक लैम्डा है और ऐसा एक यूनिक लैम्डा है, हमें ये भी पता है एक ही ऐसा लैम्डा है। दिस इज ऑल कंटेन्ड इन द थ्योरम दैट वी प्रूव्ड, ठीक है। ये बोलने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ा कि L3 और L2 परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि अगर L3 और L2 परपेंडिकुलर होते तो ये स्टेटमेंट हम नहीं लिख पाते, क्योंकि वो लाइन जो B से पास हो रही है और L2 के परपेंडिकुलर है वो L3 ही होती, और L3 ये कभी नहीं बनेगी ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए ये छोटा सा चेक हमें करना पड़ा, और इसी वजह से वो प्रोजेक्टिव फॉर्मुलेशन बेटर है। ये सब नॉनसेंस करना नहीं पड़ता प्रोजेक्टिव फॉर्मुलेशन में। एनीवे, तो लेट दिस बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब बस लैम्डा निकाल लेंगे। सो व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज L1 की इक्वेशन इज 2y - x - 1 plus lambda is perpendicular to this line is perpendicular to L2, and this of course passes through B। ये B से तो पास हो ही रही है, that is और that is इसका जो स्लोप है which is 1 - 3 lambda upon 2 plus lambda। होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो। हाँ ठीक है, this is the slope times the slope of L2, this is -1, that is स्लोप ऑफ L2 क्या है? स्लोप ऑफ L2 इज -2/3। ये क्या हो गया, सॉरी, तो लैम्डा -4/9 आ गया। तो लाइन की इक्वेशन अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बस -4/9 लिखेंगे और ये एक्सप्रेशन एवेलुएट कर लेंगे, तो वहाँ से फिर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। उतनी सारी कंप्यूटेशन करनी नहीं पड़ेगी। ये लाइन पहले, ये पॉइंट पहले कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से करें। दिस इज़ मच मोर डायरेक्ट एंड मच मोर स्मूथ। आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट। ठीक है, ऑल राइट। हमें दिया है कि एक फैमिली ऑफ लाइंस है जो इस तरीके से लिखी गई है। अब ये जो बात है यही थोड़ा सा अस्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइंस। अब इससे क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ए और बी आप अपने मन से चूज़ करें, पर ऐसे चूज़ करें कि ये एक लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी दोनों को 0 ले लेंगे तब तो ये लाइन रह नहीं जाएगी, राइट। तो ए और बी अगर ऐसे लिए गए, हम फ्री हैं, ए और बी जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं, पर एक कंस्ट्रेंट के साथ कि ये लाइन हो। और कब ये लाइन होगी? जब, अगर इसको हम थोड़ा सुधार के लिखें, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल 0 के फॉर्म में, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 2a प्लस बी, और y का कोएफिशिएंट आ रहा है a - 2b। तो ये दोनों साथ में 0 कब होते हैं? तब और केवल तब जब a और b दोनों 0 होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब a और b दोनों के दोनों आप 0 नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो वो फैमिली ऑफ लाइंस, वैसी जितनी भी लाइंस बनेंगी उनको कलेक्ट कर लिया। पर अब वो कौन सी लाइंस हैं? वो एग्जैक्टली वो लाइंस हैं, वो सारी की सारी लाइंस हैं जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हों। क्लियरली ऐसी कोई भी लाइन इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, और सारी ही लाइंस जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, राइट। अगर a 0 नहीं है देन दिस इज
L1 प्लस लैम्डा L2 के बराबर, क्योंकि बोथ साइड ए से डिवाइड कर दीजिए। और अगर बी ज़ीरो नहीं है तो दिस इज म्यू L1 प्लस L2 इक्वल ज़ीरो के बराबर, क्योंकि बोथ साइड हम बी से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से हम सारी ही लाइंस जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं वो लिख सकते हैं। अगर प्रोजेक्टिव फॉर्मुलेशन देखा हो तो ये बात एकदम ही क्लियर होगी। ठीक है, तो ये जो बोला गया है पहला स्टेटमेंट, कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइंस ब्ला, वो बस इतना ही कहा जा रहा है, कंसिडर ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, बस और कुछ नहीं। अब amongst all the lines of this family यानी amongst all the lines passing through this point, वो कौन सी हैं जो इस पॉइंट से √10 की डिस्टेंस पर हों, और ये चार ऑप्शन। तो amongst all the lines passing through this point कौन सी और कितनी, कौन सी भी नहीं पूछा गया है, कितनी ही पूछा गया है, नंबर ऐसी कितनी है जो इस पॉइंट से √10 की दूरी पर हों। ठीक है, सोचें इस पर। तो एक बार ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देखते हैं। अगर इससे हमने √10 का सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर m है और रेडियस √10 है, मान लें वो सर्कल कुछ ऐसा बना, तो कितनी लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं और इससे √10 की दूरी पर हैं, या कौन सी वो लाइंस हैं जो पॉइंट P से पास हो रही हैं और m से √10 की दूरी पर हैं। अगर ये सर्कल का रेडियस √10 है तो वो वही लाइंस है जो इस सर्कल पे टेंजेंट है। और एक पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट बनाई जाए तो आमतौर पर दो टेंजेंट बनती हैं, कुछ केसेस में एक ही बनेगी। किस केस में? जब ये डिस्टेंस एग्जैक्टली √10 हो जाए। अगर ये डिस्टेंस एग्जैक्टली √10 हो गई तब एक ही टेंजेंट बनेगी, और अगर ये डिस्टेंस √10 से कम है तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अपन को ये देखना है। सो सोल्यूशन, इसको हम पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, पर लेट मी जस्ट गिव द ज्योमेट्रिक सोल्यूशन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M? डिस्टेंस बिटवीन P एंड M इज ये है so this is 1/5 times square root of, जो कि पता ही नहीं क्या है, 21 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर इज 289, 21 स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 441 होना चाहिए। 441 730 का रूट। ओके, सो इज इट ग्रेटर देन √10? सो इज it is greater than √10, so this is greater than √10, और इस वजह से दो टेंजेंट्स आएंगी। √10 का सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, so there are two tangents. ओके, आंसर इज 2। पर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे करेंगे? वेल, सबसे पहले ये देख लें क्या ये लाइन √10 की डिस्टेंस पर है। इसको मैं L2 बोल देता हूँ। लेट्स कॉल दिस L2, दिस इज L1। क्या L2 का डिस्टेंस M से √10 है? निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन M and L2 is 4 minus 3 plus 4 divided by, in the absolute value, divided by √5, which is √5। तो √10 के बराबर नहीं, √10 से कम है। यानी कि जो भी लाइन √10 के डिस्टेंस पर है पॉइंट P से पास होती हुई, हम उसे L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो लाइन P से पास हो रही है और इससे √10 की डिस्टेंस पर है वो L2 तो नहीं है, ये हमें पता चल गया। सो डिजायर्ड लाइन, लेट द डिजायर्ड लाइन बी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सोल्यूशन तो वहाँ पूरा हो ही गया। दिस इज सेकंड सोल्यूशन। ठीक है, और अब प्रश्न बस ये कितने ऐसे लैम्डाज हैं। हम ये जानते हैं अलग अलग लैम्डा के लिए ये अलग अलग लाइन है, तो अब प्रश्न ऐसे कितने लैम्डाज हैं कि इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से √10 हो जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, जितने भी लैम्डा निकल के आते हैं वो सब के सब करेक्ट सोल्यूशंस हैं। 2 लैम्डा निकल करके आएंगे, वो आप अब कर सकते हैं खुद से। ओके, हमारे पास एक ये फैमिली ऑफ लाइंस है
अगेन जब बोल रहे हैं ये फैमिली ऑफ लाइन्स है तो लैम्डा इज़ एनी रियल नंबर, और दूसरी ये फैमिली ऑफ लाइन्स है लैम्डा इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। और इस लैम्डा से कोई संबंध नहीं है, ये लैम्डा और ये लैम्डा ऐसा नहीं कि साथ में सेम रखना पड़ रहा है या ऐसा कुछ, वो सब नहीं। प्रश्न है कि क्या लोकस है उन सारे पॉइंट्स का जो एक लाइन F1 में से उठाई जाए और एक लाइन F2 में से उठाई जाए, ऐसी कि दोनों परपेंडिकुलर हों और उन्हें इंटरसेक्ट किया जाए। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। What is this family? This is all the lines which pass through the intersection of these two, but different from this. So, कलर कोडेड है एक्चुअली, ये वाइट वाला यहाँ पर है। तो ये लाइन यानी इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो करने पे जो मिलती है, ये y होना चाहिए था, ये मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको ज़ीरो करने पे जो लाइन मिलती है, ये इसको ज़ीरो करने पे जो लाइन मिलती है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो ये फैमिली F1 क्या है? वो सारी लाइंस जो इस पॉइंट से पास होती हों पर इससे अलग हों, राइट, क्योंकि दिस विल नेवर बी इक्वल टू दिस लाइन, ओके। तो हमें पता है कि F1 क्या है, और उसी तरीके से F2 क्या है? वो सारी लाइंस जो इस पॉइंट से पास होती हो और इससे अलग हो। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट अलाउड, एंड यहाँ पे ये वाली नॉट अलाउड है। थोड़ा बस समझने के लिए कि फिगर में रिकॉर्ड करने के लिए जो डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो F1 इज ऑल द पॉइंट्स, ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू P डिफरेंट फ्रॉम दिस लाइन, एंड F2 इज ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू Q बट डिफरेंट फ्रॉम दिस लाइन, ओके। अब क्या लोकस है उन पॉइंट्स का जो उस तरीके से ऑब्टेन किए जा सकते हैं कि एक लाइन F1 में से उठाई, एक लाइन F2 में से उठाई, सच दैट वो दोनों परपेंडिकुलर है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया। ऐसे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उनका लोकस क्या है, ये प्रश्न है, ओके। तो इसको एक तरीका हुआ देखने का ज्योमेट्री से, पर लेट्स ट्राई टू डू दिस यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक सोल्यूशन में बस हिंट कर दे रहा हूँ कि फॉर अ ज्योमेट्रिक सोल्यूशन use the fact that angles in a semicircle are 90 degree, are right angles या 90 degrees। अब इसका क्या मतलब है? एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि कोई भी सर्कल ले लें, कोई डायमीटर ले लें और फिर ये एंगल बनाए तो ये 90 बनेगा, कुछ भी हो जाए ये 90 ही बनेगा, कोई भी डायमीटर, फिर जो भी एंगल सबटेंडेड एट दी पेरिफेरी है वो 90 ही होगा। उस फैक्ट को यूज़ करके हमें तुरंत ये लोकस मिल जाएगा, पर एक बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसे करना चाहते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन, तो अब ये वाली बात ध्यान से सुने कि अ पॉइंट, उसको मैं ए बोल देता हूँ, तो ए बोलना अच्छा नहीं है, मैं भी आर बोल देता हूँ। अ पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, इज इन द लोकस, इज इन द डिस्क्राइब्ड लोकस if and only if RQ is perpendicular to RP। तो कोई पॉइंट R यहाँ पे लिया, हम कह रहे हैं कि R इस लोकस में तब और केवल तब है जब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। पर क्या ये बात सही है? थोड़ी सी गलत है। प्रॉब्लम क्या है? मान लेते हैं R हमने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही ले लिया, एक बार इसको यहाँ मिटा देता हूँ। मान लेते हैं R इज दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी और ये मेरा R है। मैं कहना चाहता हूँ ये इस लोकस में नहीं है। उस लोकस में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है R को उस लोकस में होने के लिए? कि एक लाइन F2 में हो ऐसी और एक लाइन F1 में ऐसी हो जो परपेंडिकुलर हो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R हो, ठीक है।
तो कम से कम जो भी लाइन F2 में है वो इससे तो पास हो ही रही है, Q से तो पास हो ही रही है, और जो भी लाइन F1 में है वो P से तो पास हो ही रही है। तो कौन सी लाइंस हैं जो Q से पास हो रही हैं और P से पास हो रही हैं और जो परपेंडिकुलर भी हैं और जिनका इंटरसेक्शन भी R है? वो केवल यही दो लाइंस हैं। ये लाइन है जो Q से पास हो रही है और ये लाइन है जो P से पास हो रही है, सच दैट दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है। पर ये लाइन तो F2 में है ही नहीं, ये लाइन F2 में नहीं है, राइट? यही तो दैट वाज द होल थिंग। तो ये जो पॉइंट है ये ऑब्टेन नहीं किया जा सकता एज द इंटरसेक्शन ऑफ वन लाइन इन F2 एंड अनदर परपेंडिकुलर लाइन इन F1, नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सॉरी नॉट दिस वन, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये भी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता एज द इंटरसेक्शन ऑफ वन लाइन इन F1 एंड अ परपेंडिकुलर लाइन इन F2, क्योंकि उसके लिए जो F1 में हमें लाइन चूज करनी पड़ेगी वो ये वाली, पर ये लाइन F1 में है ही नहीं। दिस इज द ओनली लाइन पासिंग थ्रू P एंड द ओनली परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू Q विच गिव यू दिस पॉइंट। सो एक्सेप्ट फॉर दीज टू बैड पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना दिए, एक्सेप्ट फॉर दीज टू बैड पॉइंट्स, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए ये क्राइटेरियन ठीक है। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट for the 2 points shown in the diagram। ये वाला जो मैंने अभी पूरा क्लॉज बोला, जिस भी किताब में आप ये सवाल देखेंगे, मैं 99% श्योर हूँ वो इस बात को इग्नोर कर देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये ज़रूरी है, लॉजिकली कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ये जो एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं, except for these two points, this is the only condition that we need for R to lie in the locus। इस पे खुद से थोड़ा रुक करके विचार करें, ज़रूरी है। So that is slope of RQ times slope of RP is -1। और उसमें फिर ये भी देखना पड़ेगा, जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले केसेस हो जाते हैं तो एक केस वो भी लेना पड़ेगा, जब आई मीन दिस इज नॉट रियली कैप्चरिंग परपेंडिकुलरिटी कंप्लीटली, बिकॉज RQ could be horizontal and similarly RP could be horizontal, or slope of RQ is 0, slope of RP is infinite, or slope of RQ is infinite, slope of RP is 0, except the 2 points marked shown in the figure। वो एक्सेप्शन तो हम कैरी कर ही रहे हैं। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, पर है नहीं। सबसे पहले हमने नोट किया दिस इज़ प्रिसाइसली द कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू लाई इन द डिस्क्राइब्ड लोकस, और फिर ये वाली जो बात है वो इन 3 स्टेटमेंट्स के बराबर है। या तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होगा, या एक लाइन हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, या पहली वर्टिकल दूसरी हॉरिजॉन्टल होगी। पर फिर भी 2 पॉइंट्स इसमें हमें एक्सक्लूड तो करने ही हैं, ये वाले। ये 2 पॉइंट्स आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इट्स अ बैड कैलकुलेशन, पर करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से जो भी लोकस मिलकर बन करके आएगा वो फिर हम लिख देंगे। तो दिस इज़ नॉट हार्ड एनी मोर, ये हम तुरंत लिख सकते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जो पहली चीज़ है ये बस इतना ही कह रही है, ये बस इतना ही कह रही है कि K - 2/h टाइम्स दिस इज -1, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल करके आएगी। सिमिलरली ये अलग से सॉल्व कर लें, ये शायद 2 पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेंगे। पर वो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली वो इसको भी कंटेन कर लेगा। दैट्स अ एक्सीडेंट, आई वुड से, व्हाटएवर। और पर आपको ये 2 पॉइंट्स तो एक्सक्लूड करने हैं। तो यहाँ से एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगी, वो एक्चुअली एक सर्कल की इक्वेशन है, विच वॉज
विच कुड बी सीन यूजिंग ज्योमेट्री। तो वो एक सर्कल की इक्वेशन है जो यहाँ से आ जाएगी, पर उस सर्कल में आपको ये 2 पॉइंट्स हटाने हैं। तो दैट इज़ द लोकस। अब मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप दिस वॉज क्लियर। थोड़ा सा समझाने में मुझे समस्या हुई, बट आई होप दिस वॉज क्लियर। ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन। 2 लाइंस हैं L1 और L2, एब्स्ट्रैक्टली उनकी इक्वेशंस लिखी हैं और ये पॉइंट P पर मिलती हैं और एक दूसरे से थीटा का एंगल बनाती हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, यानी थीटा 0 नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ थीटा इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ लाइंस पैरेलल नहीं है, वो मैं नहीं लिखता हूँ, बेहतर होगा ना लिखूँ। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या है जिसका नाम L3 है, जो P से पास होती है और जो थीटा का ही एंगल बनाती है L1 के साथ, पर जो L2 से डिफरेंट है। तो L1 और L2 आपस में थीटा का एंगल बना रहे थे, पर L1 से थीटा का एंगल बनाने वाली 2 लाइंस हैं, राइट। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन नोन है, यानी एक लाइन दे दी गई जो थीटा का एंगल बना रही है, तो फिर दूसरी कैसे लिखें, प्रश्न बस यही है। ठीक है, सोचें इस पर। अब एक तरीका तो फिर वही होगा करने का कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर स्लोप एटसेट्रा, दैट इज़ वन वे, दैट इज़ कम्बरसम। फैमिली ऑफ लाइंस में जो सीखा, मतलब जो आज पूरी बात हमने सीखी, आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म एटसेट्रा, उससे एकदम कम कंप्यूटेशन में हो जाएगा। तो कोई भी लाइन जो P से पास हो रही हो और L2 से डिफरेंट हो, हम उसे L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही तो हमने सीखा। तो मान लेते हैं वो लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 है, यानी उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। और अब हम एंगल वाली कंडीशन लिखेंगे। L2 को, जैसे इस फिगर में अगर देखें, L2 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया थीटा एंगल से, तो L1 मिला, तो दैट विल गिव अस एन इक्वेशन फॉर टैन थीटा। एंड सिमिलरली L1 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो L3 मिला, एंटी क्लॉकवाइज बाई थीटा रोटेट किया तो L3 मिला। तो उससे टैन थीटा की एक इक्वेशन मिलेगी, फिर वो इक्वेट हम कर देंगे। तो दोनों के स्लोप्स निकाल लिए, सॉरी इनफैक्ट तीनों को ही स्लोप्स लिख लिए, और फिर उसके बाद वही एंगल वाली कंडीशन, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो उससे लैम्डा तुरंत मिल जाता है, दिस इज लैम्डा। और बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आ रहा है लैम्डा का, इट्स नॉट सम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, राइट। थीटा पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, वेल इन सम सेंस कर रहा है। ओके, लेट मी होल्ड दैट कॉमेंट। तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, वेरी नाइस एक्सप्रेशन। Okay, so yeah, just to make sure you understand all the steps. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.